एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी गोल्ड। मैं हूं डॉक्टर समन्वय आचार्य और आज हम लोग बात करने वाले हैं सीपीसी पर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है सीपीसी में, तो आज मैं आपको सीपीसी पढ़ाने वाला नहीं हूं, लेकिन मैं आपको सीपीसी ये बताने वाला हूं कि सीपीसी को पढ़ना कैसे है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो स्ट्रेटेजी के ऊपर बेस्ड है। आज हम लोग किसी रणनीति पर चर्चा करने वाले हैं कि सीपीसी को पढ़ते कैसे, सीपीसी को डील कैसे करते हैं, हाउ टू स्टडी द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 और हाउ टू डील विद सीपीसी 1908। सीपीसी को पढ़ना कैसे है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और अगर आप अपने आसपास के बच्चों से बात करेंगे तो ये प्रॉब्लम आपको सबके सामने या सबके साथ आपको प्रॉब्लम मिलने वाली है। क्योंकि मैं जब सीपीसी पढ़ाना स्टार्ट करता हूं, अभी तक मैंने जितने बैचेस के अंदर सीपीसी पढ़ाई है, तो मुझे सबसे पहले प्रॉब्लम मेरे सामने आई थी कि सीपीसी पढ़ाने के पहले सीपीसी का जो मन, जो सीपीसी का जो डर बच्चों के मन में बैठा हुआ है, मुझे सबसे पहले उसको निकालना होता है और उसके बाद मुझे सीपीसी पढ़ानी होती है। इसलिए आज मैंने सोचा कि चलिए आज हम यूट्यूब सेशन लेते हैं और उस पर हम लोग बात करते हैं। चलिए तो ध्यान से हम लोग देखते हैं। अगर मैं सीपीसी के बारे में आपसे बात कहूं तो सीपीसी का नाम सुनते ही हमारे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। हमें लगता है कि सीपीसी बड़ा जो है कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट है, सीपीसी जो है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, सीपीसी बड़ा मोनोटोनस सब्जेक्ट हमारे पास है। इसके साथ साथ देखेंगे सीपीसी बहुत ही लेंथी है, इसके बाद सीपीसी बहुत बोरिंग है और खास ये बात बिल्कुल सच है कि सीपीसी आसानी से समझ में नहीं आता है। तो प्रॉब्लम्स तो हमारे पास बहुत सारी है, तो क्या इन प्रॉब्लम्स को लेकर हम लोग बैठे रहे? क्या सीपीसी हम कभी ना पढ़े? मैं बार बार आपसे कहता हूं कि अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी हमारे पास है और सॉल्यूशन पता है क्या है? सॉल्यूशन पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो आज मैं आपको दो अलग अलग तरीके बताने वाला हूं जिसमें हम लोग सीपीसी को डील करने वाले हैं, सीपीसी को समझने वाले हैं। तो प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी है हमारे पास। इसमें आप देखेंगे कंफ्यूजिंग इसलिए है क्योंकि इसमें एक तो हमें सेक्शन वाला पार्ट मिलता है, दूसरा हमें ऑर्डर वाला पार्ट मिलता है। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है क्योंकि हमें नहीं पता कि किस ऑर्डर में से कौन सा रूल हमें पढ़ना है या सारे रूल्स हमें पढ़ने हैं या हमें पहले कौन सा रूल पढ़ना है, इसलिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है। देखिए बहुत ही, अगर मैं एक सिंपल सी बात में आपको कहूं कि अगर आप एक क्रिमिनल सब्जेक्ट को पढ़ते हो, अगर आप एक सिविल सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, तो क्रिमिनल सब्जेक्ट को पढ़कर जो मजा आपको आता है वो आपको शायद उतना सिविल के अंदर नहीं आता है, क्योंकि क्रिमिनल सब्जेक्ट को बच्चे बहुत जल्दी रिलेट कर पाते हैं, सिविल को उतना जल्दी नहीं कर पाते। इसलिए हम कह सकते हैं कि उतना इस सब्जेक्ट के अंदर उतना जुनून हमारे पास नहीं रहता है। लेंथी सब्जेक्ट है, ये बात बिल्कुल सही है, बहुत सारे सेक्शंस हमारे पास है और उससे ज्यादा ऑर्डर्स हमारे पास है और तो और ऑर्डर्स में रूल्स हमारे पास बहुत ज्यादा है, इसलिए बहुत लेंथी सब्जेक्ट है। देखिए किसी सब्जेक्ट का बोरिंग होना नहीं होना डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप हर एक सब्जेक्ट को बड़ा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, बड़ा मजेदार आप बना के पढ़ सकते हैं। तो इस पॉइंट पर तो मैं बहुत ज्यादा कन्विंस नहीं हूं क्योंकि इसको बहुत मजेदार बनाया जा सकता है। और हाँ, ये भी बात सही है कि बहुत जल्दी आसानी से समझ में नहीं आता है। देखिए समझना कैसे है वो डिपेंड करता है कि आप उसको पढ़ते कैसे हैं। आप किसी भी टॉपिक को, किसी भी सब्जेक्ट को आप डील कैसे करते हैं उससे डिसाइड होता है कि आपको कोई चीज कितनी आसानी से समझ में आती है, कितनी जल्दी समझ में आती है। तो आज हम इसी टॉपिक पर आपसे बात करने वाले हैं। इस टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले आपसे मैं क्वेश्चन यहां पर पूछना चाहता हूं। क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप सभी लोगों का एक फेवरेट सब्जेक्ट तो होगा। हर जुडिशियल एस्पिरेंट का, जिस भी स्टेट की आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, उस स्टेट के अंदर एक सब्जेक्ट तो ऐसा होगा जो आपको बड़ा फेवरेट होगा। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके एक से ज्यादा सब्जेक्ट होंगे जो बड़े फेवरेट सब्जेक्ट हो सकते हैं। तो जैसे मैं कहूं कि मुझे कॉन्स्टिट्यूशन बहुत पसंद है, मुझे आईपीसी बहुत अच्छा लगता है, मुझे सीआरपीसी बहुत अच्छा लगता है, तो आप लोगों को भी कुछ ना कुछ सब्जेक्ट अच्छा लगता होगा। और ये भी मैं मान के चलता हूं कि अगर एक इंसान को एक सब्जेक्ट अच्छा लगता है तो किसी दूसरे पर्सन को दूसरा सब्जेक्ट भी अच्छा लगता है। इसका मतलब है कि जो सब्जेक्ट आपको अच्छा नहीं लगता वो किसी और को अच्छा लगता है। इसका मतलब ये हुआ, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो सब्जेक्ट आपके लिए बड़ा टफ है वो किसी के लिए आसान हो सकता है, या फिर मैं ये कहूं कि जो किसी और के लिए बड़ा टफ सब्जेक्ट है वो किसी और के लिए बड़ा आसान सब्जेक्ट हो सकता है। इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम सब्जेक्ट के साथ नहीं है, क्योंकि किसी ना किसी का तो सीपीसी क्या हो सकता है, बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट हो सकता है, उसकी कमांड बड़ी अच्छी हो सकती है। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि सब्जेक्ट के साथ प्रॉब्लम है तो इसका आंसर है नो। प्रॉब्लम है आपका उस सब्जेक्ट को डील करना, आप उस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ते हैं, आप उस सब्जेक्ट को कैसे समझते हैं। अगर आपने अपने सब्जेक्ट को बड़े प्यार से डील किया हुआ है, बड़े ध्यान से आपने उसको पढ़ा हुआ है, तो आपकी प्रॉब्लम नहीं रहने वाली। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं
कि कौन सा सब्जेक्ट आपका बेहतर होगा वो ये डिसाइड करेगा कि आपने उस सब्जेक्ट के साथ कितना टाइम स्पेंड किया, आपने उस सब्जेक्ट को कितना टाइम दिया, आपने उस सब्जेक्ट के साथ क्या रिलेशन बनाया, क्या आपका कनेक्शन आपके सब्जेक्ट के साथ बना है। आप सब लोग इस बात को नोटिस करेंगे कि जिस भी सब्जेक्ट के साथ आपका कनेक्शन बहुत बेहतर होगा वो सब्जेक्ट आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट होगा। जिस सब्जेक्ट को आपने सबसे ज्यादा टाइम दिया होगा वो सब्जेक्ट आपका बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट होगा। और आप ये भी नोटिस करेंगे कि जिस सब्जेक्ट को आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा या सबसे कम टाइम दिया वही सब्जेक्ट आपका सबसे वीक होगा, सबसे कमजोर होगा, आपकी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स उसी सब्जेक्ट के अंदर होने वाली है। इसलिए मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करता हूं कि आप अपने सब्जेक्ट के साथ कनेक्शन बनाएं, आप अपने सब्जेक्ट को टाइम दीजिए। आप जितना ज्यादा अपने सब्जेक्ट को टाइम दोगे वो सब्जेक्ट आपके लिए उतना बेहतर होता जाएगा। चलिए, तो हम लोग इसी टॉपिक पर आज बात करने वाले फेवरेट सब्जेक्ट पर बात कर रहे हैं। तो मैंने आपसे कहा कि एक पर्सन का जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो किसी दूसरे पर्सन का बड़ा वीक सब्जेक्ट हो सकता है, जो किसी और का बड़ा खराब है वो आपका बड़ा बेहतर हो सकता है। तो प्रॉब्लम सब्जेक्ट के अंदर नहीं है। चलिए ध्यान से देखते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि आज हम लोग बात करेंगे इसी के बारे में कि भाई ऐसी क्या चीजें हैं, आपको ऐसा क्या लग रहा है जिसकी वजह से सीपीसी बड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट बन चुका है या सीपीसी बड़ा लेंथी सब्जेक्ट बन चुका है। और इसीलिए जब मैं डिफिकल्ट और लेंथी के बारे में बात करूं तो बड़ी सिंपल सी बात है, उसके पीछे का एक ही लॉजिक है और वो लॉजिक ये है कि बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। सीपीसी कैसा है जरा ध्यान से समझिए। अगर मैं आपसे बात करूं कि सीपीसी कैसा सब्जेक्ट है, सीपीसी 1908 कैसा है, तो कहा गया कि बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, बड़ी जटिल प्रक्रिया है। और जटिल प्रक्रिया पता है क्यों है? जटिल प्रक्रिया इसलिए है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बाकी सब्जेक्ट के स्ट्रक्चर के साथ कैसा, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है, और इसलिए प्रॉब्लम आती है। जैसे आप देखेंगे किसी भी सब्जेक्ट को आप ले लीजिए, आप सीआरपीसी ले लीजिए, आप आईपीसी ले लीजिए, आप कॉन्स्टिट्यूशन ले लीजिए, तो वहां तो सिर्फ सेक्शन वाले पार्ट दिए गए या फिर आपको आर्टिकल्स वाले पार्ट मिलते हैं। बट जब हम सीपीसी में आते हैं तो हमें सेक्शन वाला पार्ट भी मिलता है और ऑर्डर वाला भी पार्ट भी मिलता है। और ये यहां तक भी ठीक है, बट जब हम लोग इनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो दोनों को मिक्स करके हमें पढ़ना होता है। सेक्शन वाले पोर्शन के साथ ऑर्डर वाले पोर्शन को कवर करना होता है और ऑर्डर वाले पोर्शन के साथ सेक्शन वाले पोर्शन को कवर करना होता है। कुछ प्रोविजंस भी ऐसे हैं जिसमें सिर्फ हमें सेक्शंस कवर करने होते हैं और कुछ प्रोविजंस हमारे ऐसे जिसमें सिर्फ हमें ऑर्डर्स कवर करने होते हैं। इसीलिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। और जब प्रोसीजर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है तो हमें उसको आसान बनाना होता है। और आसान हम कैसे बनाएंगे? तो आज मैं आपको दो मेथड बताने वाला हूं। एक मेथड आपको मैं प्रोसीजरल, क्योंकि सीपीसी प्रोसीजरल सब्जेक्ट है, तो मेरा पर्सनली मानना है कि अगर कोई सब्जेक्ट प्रोसीजरल सब्जेक्ट है तो हमें उसको प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही पढ़ना चाहिए। पर कुछ बच्चों का ये भी मानना होता है, कुछ जुडिशियल एस्पिरेंट्स ये भी कहते हैं कि सिर्फ प्रोसीजरल लॉ रहता है तो हमें प्रोसीजर के अकॉर्डिंग समझ नहीं आता है क्योंकि हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन बड़ा कमजोर होता है। तो उनके लिए भी आसान है कि वो सेक्शन और ऑर्डर्स का जो कॉम्बिनेशन है उसको साथ लेकर भी पढ़ सकते हैं। तो आज मैं दोनों मैनर्स पर आपसे बात करने वाला हूं, दोनों तरीकों पे मैं आपसे एक अच्छा डिस्कशन यहाँ पर करने वाला हूं। चलिए देखिए जरा ध्यान से। तो मैंने आपसे कहा कि जब भी हम कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की बात करते हैं और कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में जब भी हमें कभी सिविल कोर्ट जाना होता है, और सिविल कोर्ट हम जब भी कभी जाते हैं तो हमारे पास सिर्फ दो रास्ते होते हैं। और इसमें आप देखिए, एक हमारे पास सूट होता है और एक हमारे पास एप्लीकेशन होता है। सूट का मतलब ही होता है वाद, एप्लीकेशन का मतलब होता है यहाँ पर आवेदन। तो कोई भी प्लेंटिव जब आपने किसी सब्सटेंटिव राइट को इन्फोर्स कराना चाहता है, सब्सटेंटिव या सिविल सब्सटेंटिव राइट को इन्फोर्स कराना चाहता है, तो वो हमेशा क्या करता है? सूट फाइल करता है। और कोई पर्सन अगर आपने केवल प्रोसीजरल सब्सटेंटिव राइट या सिविल प्रोसीजरल राइट को अगर इन्फोर्स कराना चाहता है तो वो सिर्फ क्या करता है? एप्लीकेशन फाइल करता है। ध्यान रखना, अगर आप सूट फाइल करते हैं तो आपको डिग्री भी मिल सकती है और ऑर्डर भी मिल सकता है। बट अगर आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या मिलने वाला है? ऑर्डर आपको मिलने वाला है। तो ये बड़ा सिंपल तरीका है। तो अभी हम लोग एप्लीकेशन पर बात नहीं करेंगे, अभी हम लोग केवल सिविल सूट पर बात करेंगे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा केसेस जो है वो सूट के थ्रू इंस्टीट्यूट किए जाते हैं। तो ध्यान से समझना। अब क्योंकि सूट को कहीं डिफाइन नहीं किया गया है, सूट क्या होता है नहीं पता, पर सूट का प्रोसीजर हमारे पास होता है। तो आज हम उसी प्रोसीजर पर बात करेंगे और वो प्रोसीजर हमारा है कि वेरियस स्टेजेस ऑफ सिविल सूट। सीपीसी को हमें कैसे पढ़ना है? तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे हमने सूट को इंस्टीट्यूट किया, उसी सूट के इंस्टीट्यूशन का जो सीक्वेंस है, जो क्रम है, उसी में हम लोग स्टडी कर सकते हैं, उसी को हम लोग पढ़ सकते हैं। तो हमारे पास, ध्यान से समझिए कि यहां से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपका जो सीपीसी स्टार्ट होना चाहिए वो होना चाहिए सेक्शन नंबर
नंबर 26 ऑर्डर नंबर 4 से स्टार्ट होना चाहिए। कहां से स्टार्ट होना चाहिए? सेक्शन नंबर 26 ऑर्डर नंबर 4 से। क्यों होना चाहिए? उसके पीछे का भी रीजन है कि जब भी हम लोग एक सिविल सूट कॉन्स्टिट्यूट करना चाहते हैं तो सेक्शन 26 हमें कहता है कि बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट हम क्या कर सकते हैं? किसी भी सूट को इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। और इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? प्लेंट को प्रेजेंट करना पड़ता है। प्लेंट का मतलब होता है यहाँ पर वादपत्र, और इसके लिए प्रोविजन हमारे पास है सेक्शन नंबर 26 ऑर्डर नंबर 4 हमारा होता है। तो मेन प्रोसीडिंग आपकी कहां से आना चाहिए? सेक्शन नंबर 26 से आना चाहिए, ऑर्डर नंबर 4 रूल नंबर 1 से आना चाहिए। एक बार आपने प्लेंट को इंस्टीट्यूट किया, एक बार आपने प्लेंट को प्रेजेंट किया, तो जैसे कॉम्पिटेंट कोर्ट के अंदर प्लेंट हमारा प्रेजेंट होता है वैसे ही सूट क्या हो जाता है? इंस्टीट्यूट हो जाता है। ऐसा प्रोविजन हमारे पास सेक्शन 26 ऑर्डर 4 में मिलता है। जैसे ही सूट हमारा प्रेजेंट हुआ, सूट हमारा इंस्टीट्यूट हुआ, कोर्ट वहां पर क्या करेगा? नेक्स्ट प्रोसीडिंग जो आती है वो कौन सी आती है? नेक्स्ट प्रोसीडिंग हमारे पास समन्स की प्रोसीडिंग आती है। और समन्स के बारे में जब हम बात करते हैं, समन्स को जब हम पढ़ने की कोशिश करते हैं तो समन्स ध्यान रखना ये दो तीन चीजों के लिए निकाला जाता है। एक समन्स जो है वो डिफेंडेंट के लिए निकाला जाता है, दूसरा जो है वो विटनेसेस के लिए निकाला जाता है। डिफेंडेंट के लिए अगर हम समन्स के बारे में बात करें तो ये ओवरऑल प्रोविजन जो है वो सेक्शन नंबर 27 से स्टार्ट होते हैं और 32 तक चलते हैं। ऑर्डर के बारे में बात करूं तो ऑर्डर 5 होता है, 16 होता है और 16A हमारे पास होता है। तो पहले हम क्या करेंगे? सेक्शन 26 पढ़ेंगे, ऑर्डर 4 पढ़ेंगे और ये पढ़ेंगे। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जैसे ही हमारा क्या हुआ? समन इशू हुआ यहाँ पर, और ये समन किसको आ रहा है? डिफेंडेंट को आ रहा है। तो डिफेंडेंट अब क्या करेगा? WS फाइल करेगा। डिफेंडेंट क्या करेगा? WS फाइल करेगा। और आप सब लोग जानते हैं कि डिफेंडेंट जब WS फाइल करेगा तो कौन सी प्रोसीडिंग फॉलो करेगा? ऑर्डर नंबर 8 की प्रोसीडिंग फॉलो करेगा। अब देखिए जरा यहां से, तो हम बार बार मैं आपसे कह रहा हूं सीपीसी को पढ़ना कैसे। तो सीपीसी को आप स्टार्ट करिए कहां से? सेक्शन नंबर 26 ऑर्डर नंबर 4 पे। फिर इसके बाद क्योंकि हम लोग प्लेंट फाइल कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऑर्डर नंबर 6 भी कवर करना पड़ेगा, ऑर्डर नंबर 7 भी कवर करना पड़ेगा। और यहां पर डिफेंडेंट WS फाइल कर रहा है तो आपको ऑर्डर नंबर 8 भी कवर करना पड़ेगा, ऑर्डर नंबर 8 भी आपको कवर करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? अब क्योंकि ये डिफेंडेंट कैसे आया? तो समन्स हुआ, तो समन्स आया तो ऑर्डर नंबर 5 हो गया, ऑर्डर नंबर 16 हो गया, 16A भी हो गया। तो पहले हम कहां से पढ़ना स्टार्ट करेंगे? ऑर्डर वाले प्रोविजन से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब ध्यान से सुनिए, अब क्या हुआ? प्लेंट हो गया, समन्स हो गया, WS हुआ। अब कोर्ट क्या करता है? एक प्रोसीडिंग फिक्स करता है, और इसीलिए हमें कहा जाना पड़ेगा ऑर्डर नंबर 9 रूल नंबर 1। तो अब नंबर किसका आता है? ऑर्डर नंबर 9 का आता है। ऑर्डर नंबर 9 ये कहता है कि जो डेट समन्स के अंदर मेंशन की गई है सेम डेट पर हम लोग क्या करेंगे? प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों पार्टीज अपने अपने प्लीडर के थ्रू या फिर पर्सनल अपीयरेंस भी कोर्ट अगर चाहे तो डायरेक्ट कर सकता है, पर्सनल अपीयरेंस भी आपको यहाँ पर देनी पड़ सकती है। तो अपीयरेंस के बारे में प्रोविजन आता है तो क्या आता है? ऑर्डर नंबर 9 आता है यहाँ पर, तो ऑर्डर नंबर 9 आपको कवर करना है। तो क्लियर हुआ? कहां से पढ़ना स्टार्ट किए थे? सेक्शन 26 से, देन ऑर्डर नंबर 4 के बाद ऑर्डर नंबर 5 के बाद आप ये 6, 7, 8 और 9। तो हमने कहां से लिख लिया? ऑर्डर नंबर 1 से लेकर ऑर्डर नंबर 9 तक के प्रोविजन देखे। अब इसके बाद जब WS फाइल हुआ तो आप सब लोग जानते हैं कि फिर एक जो स्टेज आती है वो कौन सी आती है? फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज की स्टेज आती है। और फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज हमेशा होते हैं कहां पर? ऑर्डर नंबर 14 में। तो सीधा आप एक काम करिए, ऑर्डर 9 कंप्लीट हुआ, 9 कंप्लीट के बाद सीधा ऑर्डर नंबर 14 पर आ जाइए। 14 में हम क्या करते थे? फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज यहां पर कर देते हैं, तो इश्यूज फ्रेम आपके होंगे। इश्यूज फ्रेम हो जाते हैं तो इश्यूज फ्रेम से रिलेटेड जितने प्रोविजंस है वो आप कवर कर लीजिए। और इश्यूज एक बार फ्रेम हो जाते हैं तो उसके बाद एविडेंस की स्टेज आती है, और एविडेंस कहां पर मिलता है? ऑर्डर नंबर 18 में मिलता है। लेकिन यहां थोड़ा समझने की जरूरत है, क्योंकि ऑर्डर नंबर 18 में एविडेंस मिलता है तो एविडेंस के और भी तो बहुत सारे ऑर्डर्स हैं। जैसे आप देखेंगे तो 18 के साथ साथ आपको कवर करना चाहिए ऑर्डर नंबर 12, ऑर्डर नंबर 13, ऑर्डर नंबर 14 हमारा हो गया। इसके बाद 15 भी आपको देखना चाहिए, और इसमें ऑर्डर नंबर आपको 19 भी मिलता है। ठीक है, तो आपको 12 हुआ, 13 हुआ, 15 हुआ, 18 हुआ और 19 हुआ। ये सारे प्रोविजंस हमें कहां पर मिलते हैं? ये एविडेंस के पोर्शन को कवर करते हैं, ये सारे के सारे एविडेंसेस को कवर करते हैं। तो ये सारे ऑर्डर्स हमको कवर करना चाहिए। अगर एक बार एविडेंस कंप्लीट हुआ उसके बाद फिर आता है जजमेंट की स्टेज, और जजमेंट अगर आता है तो कहां पर आता है? सेक्शन नंबर 33 में आता है और ऑर्डर नंबर 20 में आता है। तो आप सेक्शन नंबर 30 में आप डिग्री और जजमेंट देख लीजिए, और आप यहाँ पर ऑर्डर नंबर 20 पर आ जाइए और जजमेंट और डिग्री के बारे में प्रोविजंस यहाँ पर देख लीजिए। तो ऐसे करके हमने क्या किया? प्लेंट से लेकर जजमेंट तक की प्रोसीडिंग यहाँ पर कंप्लीट कर ली। अब एक बार जैसे जजमेंट हमारा कंप्लीट हुआ तो आप सब लोग जानते हैं जजमेंट या तो ऑर्डर या डिग्री के फॉर्म में होता है, और उसके बाद फिर एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री आती है। तो जजमेंट अगर पास हुआ तो जजमेंट जब पास होता है तो दो तीन चीजें आपको देखनी होती है। एक कॉस्ट से रिलेटेड प्रोविजंस आते हैं, एक इंटरेस्ट से रिलेटेड प्रोविजंस आते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे
सेक्शन नंबर 34, 35, 35 ए एंड बी भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा और इसमें ऑर्डर नंबर 20 ए भी मिल जाएगा। तो वो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके साथ कवर कर सकते हैं। और इसके बाद फिर एग्जीक्यूशन आता है। तो एग्जीक्यूशन हमारे पास कहां से स्टार्ट होता है, सब लोग जानते हैं 36 से स्टार्ट होता है, 74 तक चलता है और ऑर्डर नंबर 21 है। ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, सीपीसी को थोड़ा आसान बना सकते हैं। अगर मैं प्रोसीजर के हिसाब से बात करूं तो प्रोसीजर आपका ये होता है और उसके बाद फिर आप क्या करें, जो मिसलेनियस वाले पार्ट है आप उसको कवर कर लीजिए। एक बार आप तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए कि कोर्ट प्रोसीडिंग्स आप क्या करते हैं, कवर कर लें, कोर्ट प्रोसीडिंग्स कवर कर लें। फिर आपको कॉम्पिटेंसी देखनी पड़ती है कोर्ट की क्या है, रेस जुडिकाटा वाले प्रोविजंस है, वो सेकेंडरी पार्ट है। वो सेकेंडरी पार्ट इसलिए है क्योंकि जब आप ये प्रोसीडिंग एक बार कंप्लीट कर लेंगे तो उन प्रोविजंस को इनके अंदर ही कहीं ना कहीं पर हमें सेट करना होता है, इनको वहां पर फिक्स करना होता है। तो वो टाइम टू टाइम ही आप क्या कर सकते हो, उसको फिक्स कर सकते हो, उसको आसान बना सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा प्रोसीजर मैंने आपको यहाँ पर बता दिया किस तरीके से सीपीसी को पढ़ा जा सकता है। एक ये मेथड हमारे पास है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एक मेथड हमारे पास और आता है और वो मेथड हमें पढ़ना है तो उसको पहले ये समझना है कि स्ट्रक्चर ऑफ सीपीसी क्या है। आप सब लोग जानते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सीपीसी। तो स्ट्रक्चर के बारे में मैं बात करूं कि स्ट्रक्चर हमारा एक दो पार्ट में डिवाइड है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमें टोटल 11 पार्ट्स मिलते हैं और 158 सेक्शंस मिलते हैं। सेकंड पार्ट को अगर आप देखेंगे तो स्केड्यूल वाला पार्ट है जिसमें टोटल 51 ऑर्डर्स हैं और बहुत सारे रूल्स हमें मिलते हैं। अब हमारी प्रॉब्लम क्या है, कुछ बच्चे, मैंने कहा ना पहले भी, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, कुछ जुडिशियल एस्पिरेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको ये लगता है या जिनको ये फील होता है कि प्रोसीजर मुझे समझ में नहीं आता, प्रोसीजर जो है और प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो उनके लिए बड़ा आसान होता है कि सर चैप्टर पार्ट या सेक्शन वाइज हम लोग क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, उनके लिए बहुत आसान होता है। वो भी एक मैथड तरीका हो सकता है, मैं उसको लेकर बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा हूं, पर उनको भी कैसे पढ़ें क्योंकि बहुत सारे प्रोविजंस हैं। तो उनको मैंने कहा पढ़ने के लिए बड़े आसान प्रोविजंस हैं और वो क्या है, जरा ध्यान से समझिए। सबसे पहले आप कहां से पढ़ना स्टार्ट करोगे, सबसे पहले ऑर्डर 1 से लेकर आप 3 कवर करिए। ऑर्डर 1 में आपको पार्टीज मिल जाती है, ऑर्डर 2 में आपको फ्रेम ऑफ सूट मिल जाता है और थर्ड में आपको जो है वो प्लीडर्स आपको मिल जाते हैं। तो एक बार आपने ऑर्डर 1 से लेकर 3 तक के पोर्शन कवर कर लिए, उसके बाद फिर आप ध्यान से देखिए, फिर आपको मिलेगा सेक्शन 26 और ऑर्डर 4। तो सेक्शन 26 के साथ किसे रीड करोगे, ऑर्डर नंबर 4 को रीड करोगे। एक बार ये कंप्लीट हो गया, देन आप कहां पर आ जाओगे, सीधा ऑर्डर 6 to 8 पर आ जाओगे, जो प्लीडिंग वाला पार्ट है। कौन सा है, क्योंकि ऑर्डर 6 में प्लीडिंग है, 7 में प्लाइंट है और 8 में आपका रिटन स्टेटमेंट, सेट ऑफ और काउंटर के लिए मिल जाता है। ये कंप्लीट होगा तो फिर सेक्शन 27 से 32 पर समन्स वाले प्रोविजन में आ जाओगे। ऑर्डर हमारे पास कौन कौन से हैं, 5 है, 16 और 16 है। तो एक समन्स डिफेंडेंट को किया जाता है और कुछ समन्स जो है वो विटनेसेस को किए जाते हैं। तो फिर आप समन्स वाला पोर्शन कवर करोगे। ये भी एक बार कंप्लीट हो जाएगा, देन हम लोग आ जाते हैं ऑर्डर 9 से लेकर 19 तक। ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर हो जाता है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे ऑर्डर्स हो गए और यहाँ पर सिर्फ आपको रूल्स ही रूल्स मिलने वाले हैं। तो ऑर्डर 9 में आप सब लोग इस बात को जानते हैं कि अपीयरेंस एंड नॉन अपीयरेंस ऑफ पार्टीज के बारे में बात की जा रही है कि अगर किसी कोर्ट ने किसी पार्टीज को अगर कोर्ट के अंदर कॉल किया और वो पार्टीज अगर कोर्ट में अपीयर नहीं होती है तो उसका इफेक्ट क्या होगा। तो ध्यान रखना है कि ऐसे केसेस में क्या किया जाता है, या तो सूट डिसमिस कर दिया जाता है या एक्स पार्टी प्रोसीडिंग वहां पर हो जाती है। ऑर्डर नंबर 9। 10 एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज के बारे में बात करते हैं, एग्जामिनेशन हो जाता है ऑर्डर नंबर 10 में। 12 में अगर आप देखेंगे तो एडमिशन होता है। 13 में डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए, डॉक्यूमेंट इंपाउंड करने के लिए, डॉक्यूमेंट रिटर्न करने को लेकर प्रोविजन है। 14 में अगर आप देखेंगे तो सेटलमेंट ऑफ इश्यूज को लेकर प्रोविजन। 15 में अगर आप देखेंगे तो वहां भी फर्स्ट हियरिंग में होती है वहां पर। इसके बाद आप 16 में देखेंगे तो समन्स इशू किए जाते हैं टू विटनेसेस। 17 में आपको जो है एडजमेंट वाला पोर्शन आपको मिल जाता है। 18 में आपको एविडेंस वाली स्टेज मिल जाती है आपको और 19 में आपको एफिडेविट वाले प्रोविजन जो है वो मिल जाते हैं। तो ऐसे करके 9 से लेकर 19 तक के ऑर्डर्स हम लोग कवर करेंगे। ऑर्डर जैसे कंप्लीट हो जाते हैं फिर ध्यान रखना, फिर सीधा हम लोग कहां पर आ जाते हैं, सेक्शन नंबर 33 ऑर्डर नंबर 20। तो 33 के साथ हम किसको कवर करेंगे, ऑर्डर नंबर 20 को, क्योंकि सेक्शन नंबर 33 में हमें क्या मिलता है, जजमेंट और डिक्री मिलती है और उसी के रूल्स हमको कहां पर मिल जाते हैं, ऑर्डर नंबर 20 में मिल जाते हैं। तो वो कौन कौन से प्रोविजंस है, वो कौन कौन से मैटर है जहां पर प्रिलिमिनरी डिग्री पास होती है और वो कौन कौन से मैटर है जहां पर फाइनल डिग्री पास होती है। ऐसे प्रोविजंस भी हमें कहां मिलते हैं, ऑर्डर नंबर 20 में मिल जाते हैं। ऑर्डर नंबर 20 के बाद सीधा फिर हम आ जाते हैं कहां पर, ऑर्डर नंबर 22, 23, 24, 25, 32 और 33।
देखो 22 तीन चीजों के ऊपर डील करता है, किसी भी पार्टी की डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंट हो जाता है या फिर उसकी मैरिज हो जाती है। 23 अगर आप देखेंगे तो फिर दो चीजों के बारे में बात करता है, सूट को विड्रॉ करने के बारे में बात करता है और कॉम्प्रोमाइज करने को लेकर बात करता है। उसी तरीके से अगर आप देखेंगे 32 और 33 बड़ा सिंपल सा है कि बात करता है किसके बारे में, जो पर्सन जो अनसाउंड माइंड होते हैं और माइनर होते हैं उनके बारे में बात करता है। और ऑर्डर नंबर 33 इंडिजेंट पर्सन के बारे में बात करता है। इंडिजेंट पर्सन वो होता है जिसके पास कोर्ट के अंदर कोर्ट फी पे करने का सफिशिएंट अमाउंट नहीं होता, वो इंसान कौन कहलाता है, इंडिजेंट पर्सन कहलाता है। वो हमें ऑर्डर नंबर 33 में मिलता है। तो ये पूरा सीक्वेंस मैं आपको बता रहा हूं किस सीक्वेंस से आपको सीपीसी क्या करना है, कवर यहां पर करना है। और एक और हमारे पास आता है कि जैसे हम लोग ये पोर्शन कवर करते हैं वैसे ही फिर हम लोग यहां पर भी आ सकते हैं, जो मैंने आपसे कहा इंटरेस्ट और कॉस्ट से रिलेटेड प्रोविजंस है, जो बेसिकली जजमेंट का पार्ट होते हैं कि किस तरीके से हमें जजमेंट पास करना है, उसमें अमाउंट क्या होना चाहिए, है ना, उसका पेमेंट किस तरीके से होना चाहिए, इंस्टॉलमेंट में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो सारे प्रोविजंस हमारे पास आते हैं। तो ऐसे करके मैंने ऑर्डर 1 से लेकर आपको मैं ऑर्डर 20A तक लेकर आ गया और यहाँ पर 22 से 33 तक के ऑर्डर्स मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद आप देखेंगे तो नेक्स्ट क्या हो सकता है, फिर हम आते हैं अब क्योंकि जजमेंट पास हो चुका है तो अब हमें क्या कराना है, उस डिग्री और ऑर्डर का एग्जीक्यूशन कराना है। और एग्जीक्यूशन कहां पर होता है, तो 36 से लेकर 74 में होता है और ऑर्डर नंबर 21 में होता है। तो उसके बाद आप क्या करिए, इसको कवर करिए। ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो सेक्शन फिर 75 से लेकर 78 में और ऑर्डर नंबर 26 इसके साथ हमें पढ़ना है। क्यों पढ़ना है इसके साथ, क्योंकि ये कमीशन वाला पार्ट है, कमीशन इशू किए जाते हैं। अब क्वेश्चन ये कि कमीशन किसके लिए इशू किए जाते हैं, तो जिन लोगों का एग्जामिनेशन कोर्ट में नहीं हो सकता है या जिनको पर्सनल अपीयरेंस से जो है एग्जेम्पशन दिया गया है कोर्ट के अंदर, उन लोगों के एग्जामिनेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, कमीशन इशू करते हैं। क्या करते हैं, कमीशन, कोर्ट क्या करता है, कमीशन जो है वो इशू यहाँ पर करता है 75 से लेकर 78 ऑर्डर नंबर 26। इसके बाद आप देखिए 79 से लेकर 82 ऑर्डर नंबर 27। कभी कभी ये होता है कि प्लेंटिफ या डिफेंडेंट स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, प्लेंटिफ या डिफेंडेंट सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है। इसका मतलब है कि क्या आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकते हैं, क्या गवर्नमेंट आपके अगेंस्ट सूट फाइल कर सकती है क्या, हाँ बिल्कुल कर सकती है। और इसको लेकर जो प्रोविजंस है वो 79 से लेकर 82 और ऑर्डर नंबर 27 हमें क्या करना होता है, इसको अंदर कवर करना होता है। चलिए इसके बाद आता है इंटर प्लीडर सूट, और इंटर प्लीडर सूट हमें कहां मिलता है, सेक्शन नंबर 88 में मिलता है और ऑर्डर नंबर 35। इंटर प्लीडर सूट एक ऐसा सूट होता है जो दो अलग अलग डिफेंडेंट्स के बीच में होता है। नॉर्मल सूट जो होते हैं वो प्लेंटिफ या डिफेंडेंट के बीच में होते हैं, बट इंटर प्लीडर सूट जो होता है वो डिफेंडेंट्स के बीच में होता है, इसलिए ये भी बहुत अहम एग्जामिनेशन के अंदर बनता है। तो सेक्शन 88 के साथ हम किसे कवर करने वाले, ऑर्डर नंबर 35 को कवर करने वाले। चलिए इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 89 के साथ हम लोग कवर करेंगे ऑर्डर नंबर 10, रूल 1A, 1B और 1C। अब आप देखिए सेक्शन नंबर 89 क्या है, तो आप सभी लोगों ने कॉलेज के अंदर एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा, एडीआर सब्जेक्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा। एडीआर में क्या होता है, मीडिएशन प्रोसीडिंग्स आती है, लोक अदालत आती है। तो कई बार सिविल कोर्ट ये भी कहता है कि फर्स्ट हेयरिंग में अगर कोर्ट को लगता है कि यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज के कोई भी ग्राउंड्स हैं तो कोर्ट आपको कहां पर भेजेगा, एडीआर के पास भेजेगा। मतलब जो सेटलमेंट प्रोसीडिंग्स होती हैं या फिर हम कह सकते हैं जो मीडिएशन प्रोसीडिंग्स होती हैं, जो लोक अदालतें होती हैं, उनके पास आपको भेजा जाएगा और ये कोशिश की जाएगी कि अगर पार्टीज के बीच में सेटलमेंट हो सकता है तो कोर्ट भी ये चाहता है कि सेटलमेंट हो जाना चाहिए। इनकेस अगर सेटलमेंट नहीं होता है तो कोर्ट कहां डिनाई कर रहा है, कोर्ट कह रहा है आप आइए, हम मैरिट पर क्या करेंगे, आपको सुनेंगे और फाइनल डिस्पोजल वहां पर दे देंगे। तो हमें क्या करना है, 89 के साथ ये वाले ऑर्डर्स हमें कवर करना है। इसके बाद फिर आता है सेक्शन नंबर 90 के साथ ऑर्डर नंबर 36, जो स्पेशल सूट वाली प्रोसीडिंग होती है वो आपको यहाँ पर मिलती है। इसको फ्रेंडली सूट के नाम से भी हम लोग जो है वो जानते हैं, मित्रवाद के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। देन आपको सेक्शन 91 से 93 कवर करना होता है। हाँ, फिर आता है सेक्शन 94 एंड 95, इसको हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग। सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग में हमें क्या मिलता है, तो 94, 95 और इसके साथ 3 ऑर्डर्स मिलते हैं, ऑर्डर नंबर 38, ऑर्डर नंबर 39 और ऑर्डर नंबर 40। ध्यान से देखिए, सेक्शन नंबर 94 आपको अलग अलग टाइप की सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग के बारे में बताता है। सबसे पहले अरेस्ट बिफोर जजमेंट, अटैचमेंट बिफोर जजमेंट, इसके बाद हमें मिलता है टेम्परेरी इंजंक्शन, फिर हमें मिलता है इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स और उसके बाद हमें क्या मिलता है, रिसीवर मिलता है। और इन्हीं को लेकर आप ऑर्डर्स देखिए 38 में हमें क्या मिलता है, तो आपको मिलता है अरेस्ट बिफोर जजमेंट और
अटैचमेंट बिफोर जजमेंट। फिर हम देखेंगे 39 में हमें क्या मिलता है, 39 में मिलता है टेम्परेरी इंजंक्शन और इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स, और 40 में हमें क्या मिलता है, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। रिसीवर के बारे में प्रोविजंस हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, तो 94 95 के साथ। अच्छा, अगर आपने किसी पर्सन को अरेस्ट करवाया है किसी रीजन की वजह से, कोर्ट को गलत इंफॉर्मेशन देके, या वहां पर सफिशिएंट ग्राउंड नहीं थे अरेस्ट होने के लिए या उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करने के लिए, तो 50,000 रुपीज तक का सेक्शन 95 क्या कहता है, कॉम्पनसेशन का भी प्रोविजन यहाँ पर बताता है। तो ये हमें मिल जाता है 94 और 95। और इसके बाद एक और प्रोविजन आता है 96 से लेकर 115। देखो ये थोड़ा सा बड़ा, मैंने इसको एक साथ कर दिया। अपील, रिव्यू, रिवीजन और रेफरेंस, इनको एक साथ आप पढ़िए। अपील कवर करिए। फर्स्ट अपील, अपील में भी दो पार्ट होते हैं, डिक्री की भी अपील होती है और ऑर्डर की भी अपील होती है। डिक्री में भी दो अपील होती है, मतलब फर्स्ट अपील एंड सेकंड अपील। तो एक प्रोविजन 96 में मिलता है, दूसरा प्रोविजन हमारे पास 100 के अंदर आपको मिल जाता है। तो ऐसे करके प्रोविजन हमारे पास होते हैं। चलिए, और इसमें ऑर्डर की भी अपील आपको मिल जाती है, रेफरेंस भी आपको मिल जाता है, रिव्यू भी आपको मिल जाता है और रिवीजन भी यहाँ पर मिल जाता है। तो 96 से लेकर 115 तक के प्रोविजंस मैंने आपको बता दिए। और सबसे लास्ट में आता है मिसलेनियस पार्ट जो हमारे पास है, और वो मिलता है सेक्शन 132 से लेकर कहां तक, 158 तक। ध्यान रखना, इसमें 2-3 टॉपिक तो आपके ऐसे जो एग्जामिनेशन में बार बार आते हैं, जैसे सेक्शन 151 इनहेरेंट पावर ऑफ सिविल कोड्स। सो बेसिकली सिविल मैटर्स के अंदर सारे सिविल कोड्स के पास इनहेरेंट पावर है। सेकंड टॉपिक इसमें आता है हमारा कैविएट, सेक्शन 148A कैविएट के बारे में आपको बताता है। और एक प्रोविजन हमारे पास आता है सेक्शन 144, जो 144 हमें बताता है एप्लीकेशन फॉर रेस्टिट्यूशन। ध्यान रखना। तो ये सारे प्रोविजंस मैंने आपको बता दिए। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सीपीसी को आप कवर कर सकते हैं, सीपीसी को आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं और उसको आसान बनाया जा सकता है। देखो ये बेसिकली मैंने आपको दो अलग अलग तरीके बता दिए सीपीसी को पढ़ने के। एक तरीका और भी है। क्या तरीका है कि पहले आप मेन प्रोसीडिंग्स कवर करिए, मेन प्रोसीडिंग आपकी हो जाए, उसके बाद आप इंसिडेंटल और सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग कवर करिए, वो आपकी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद फिर आप मिसलेनियस पार्ट को कवर कर सकते हैं। तो ये आपने डिसाइड करना। मैंने आपको 3 अलग अलग मेथड बता दिए सीपीसी को डील करने के, सीपीसी को पढ़ने के, सीपीसी को समझने के। आप क्या पसंद करते हैं वो आप अपने हिसाब से उसको समझ सकते हैं। इस लेक्चर से रिलेटेड, इस स्ट्रेटेजी से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कर सकते हैं, मैं आपको उसके अंदर रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू।